हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास के साइंस का 11th लेसन जंतुओं और पादपों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था तथा परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमने रक्त वाहिनियों, हृदय तथा हृदय स्पंद के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि जंतुओं में उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से किस प्रकार बाहर निकलते हैं। जैसे बच्चों हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त होता है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो गैस होती है वह रक्त वाहिनियों द्वारा हृदय में जाती है तथा हृदय द्वारा फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों द्वारा हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त करती है। यानी हमारी कोशिकाएं कार्य करती है तब कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निकालती है। अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। बच्चों, हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा कई कार्य होते हैं और यह कार्य संपन्न करते समय कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को निर्मुक्त करती है और ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए यह अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए विषाक्त यानी जहरीले होते हैं। इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। बच्चों, हमारे शरीर में वे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे मलद्वार। बच्चों, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पच जाता है, पाचन तंत्र द्वारा भोजन पचाया जाता है तथा वह भोजन या वह पदार्थ जो नहीं पचते हैं वह पाचन तंत्र के इस बड़ी आंत में चले जाते हैं और बड़ी आंत द्वारा यह अपशिष्ट या अपचित भोजन अपशिष्ट पदार्थ इस मल द्वार द्वारा हम बाहर निकालते हैं। यानी हमारे पाचन तंत्र में यह बड़ी आंत द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को आगे भेजा जाता है और यह अपशिष्ट पदार्थों को हम मल द्वार द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा मल द्वार यानी जहाँ से हम अपशिष्ट पदार्थ मल को बाहर निकालते हैं, यह मल द्वार हमारा उत्सर्जन अंग है। उसी प्रकार बच्चों, हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ पसीना, यह भी हमारे शरीर का एक अपशिष्ट है। पसीना हमारे शरीर में हमारी त्वचा द्वारा बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, मूत्र हमारे शरीर में वृक्क की सहायता से बाहर निकलता है। तो आओ बच्चों, अब हम मूत्र के बारे में जानें कि किस तरह से हमारे शरीर में यह मूत्र बनता है और किस तरह से यह हमारे शरीर में बाहर निकलता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे शरीर के लिए विषाक्त यानी हानिकारक गैस है। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारे इस नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। बच्चों, हमारे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है।
जिस तरह से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, जिस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे रक्त में कई अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या फिर रक्त में उपस्थित अन्य अपशिष्ट पदार्थ यदि हमारे शरीर में ही रहेंगे तो यह सभी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसीलिए बच्चों, हमारे रक्त में उपस्थित सभी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। अब बच्चों, यह शरीर से किस प्रकार बाहर निकलते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारी रक्त वाहिनियाँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हमारे शरीर से बाहर निकालती है, यानी किस तरह से हमारे शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रक्त वाहिनियाँ बाहर निकालती है, हमारे शरीर से बाहर निकालती है। ठीक इसी प्रकार हमारे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को छानकर, इन वृक्कों द्वारा छानकर हमारे शरीर से उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। यह देखो बच्चों, यह हमारे मानव में उत्सर्जन तंत्र की संरचना है। बच्चों, यह जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसमें यह दो, हमारे मानव शरीर में यह दो वृक्क होते हैं, जिन्हें हम किडनी भी कहते हैं या गुर्दे भी कहते हैं। हमारे मानव शरीर में इस प्रकार के दो वृक्क यानी किडनियाँ पाई जाती हैं। यह सेम के आकार की होती है। इन वृक्क या किडनियों से एक नली के समान संरचना निकलती है और इस संरचना को मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह मूत्रवाहिनी मूत्राशय में जाकर खुलती है। यह जो मूत्रवाहिनियाँ है, यह मूत्राशय में जाकर खुलती है और यह मूत्राशय इस मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ रहता है और हम इस मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को बाहर हमारे शरीर से मूत्र को बाहर निकालते हैं। तो बच्चों, आओ अब हम समझें कि किस तरह से हमारे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं और इसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यह देखो बच्चों, इस तरह से हमारे शरीर में यह उत्सर्जन तंत्र की संरचना होती है। यह दो किडनियाँ यानी वृक्क पाए जाते हैं हमारे शरीर में तथा इन किडनियों से या वृक्क से इस प्रकार की एक नली निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं और यह मूत्रवाहिनी आगे जाकर इस मूत्राशय से जुड़ती है और मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और इस मूत्र मार्ग द्वारा हम मूत्र अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। बच्चों, हमारे पूरे शरीर का रक्त इन रक्त वाहिनियों द्वारा इन दोनों वृक्कों में आता है। हमारे पूरे शरीर का रक्त इन रक्त वाहिनियों द्वारा इन दोनों वृक्कों में रक्त आता है। पूरे शरीर का रक्त इन रक्त वाहिनियों द्वारा हमारे इस वृक्कों यानी इन दोनों किडनियों में हमारे पूरे शरीर का रक्त आता है। बच्चों, रक्त में शरीर द्वारा आए गए इस रक्त में उपयोगी तथा हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ रक्त में उपस्थित होते हैं। जब रक्त इन किडनियों में आता है तो उस रक्त में दोनों ही प्रकार के पदार्थ यानी उपयोगी व अनुपयोगी दोनों ही प्रकार के पदार्थ रक्त में उपस्थित होते हैं। यह वृक्क रक्त से उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। जब इस वृक्क में यानी किडनियों में रक्त आता है तो रक्त में उपस्थित उपयोगी पदार्थों को यह वृक्क यानी किडनियाँ रक्त में उपस्थित उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेती है तथा अनुपयोगी पदार्थों को
अलग कर देती है। यानी रक्त में उपस्थित जल में घुले हुए अपशिष्ट या अनुपयोगी पदार्थों को रक्त मूत्र के रूप में पृथक कर लेती है। एक बार पुनः समझिए, हमारे शरीर का रक्त इन रक्त वाहिनियों द्वारा हमारे इस दोनों किडनियों यानी वृक्कों में आता है, और यह रक्त जो किडनी में या वृक्क में आता है, यह रक्त में उपयोगी तथा अनुपयोगी दोनों पदार्थ उपस्थित होते हैं। हमारे शरीर का जो रक्त इन वृक्कों में आता है, उस रक्त में उपयोगी तथा अनुपयोगी दोनों पदार्थ उपस्थित होते हैं। यह रक्त में उपस्थित उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लेता है तथा अनुपयोगी पदार्थों को मूत्र के रूप में पृथक कर लेता है। यह दोनों रक्त में उपस्थित जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें अलग कर देता है या अवशोषित कर देता है, तथा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट या अनुपयोगी पदार्थों को मूत्र के रूप में पृथक कर देता है। और बच्चों, वह मूत्र इस वृक्कों द्वारा इस नली में यानी मूत्र वाहिनियों में आता है। रक्त में उपस्थित अनुपयोगी यानी अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क मूत्र के रूप में पृथक कर देता है, और वह मूत्र इन वृक्कों द्वारा मूत्र वाहिनियों में आता है। मूत्र वाहिनियों से यह मूत्र हमारे इस मूत्राशय में आता है। यह मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। यहाँ पर इस मूत्राशय में मूत्र संचित होता है यानी इकट्ठा होता है, और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी हुई होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का यह दूसरा सिरा, इस मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं, और इस मूत्ररंध्र द्वारा हम मूत्र हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बच्चों, एक बार पुनः सुनिए, हमारे शरीर से रक्त इन वृक्कों में आता है। वृक्कों में रक्त में उपस्थित उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग कर दिया जाता है। यह वृक्क रक्त में उपस्थित उपयोगी पदार्थों को या आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित कर देता है, तथा रक्त में उपस्थित अनुपयोगी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। और इस वृक्क द्वारा यह मूत्र इन मूत्र वाहिनियों द्वारा, यह जो नली जैसी संरचना दिख रही है, वृक्कों से यह मूत्र इस मूत्र वाहिनियों में जाता है, और इस मूत्र वाहिनियों द्वारा यह मूत्र मूत्राशय में आकर इकट्ठा होता है। यह मूत्राशय एक पेशीय नली से जुड़ी हुई होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, और इस मूत्र मार्ग का यह दूसरा सिरा खुला हुआ होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं, और इस मूत्ररंध्र द्वारा हम अपने शरीर से मूत्र को बाहर निकालते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को हम मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। बच्चों, वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, यह सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, यानी यह सभी मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। यह देखो, यह हमारे शरीर की दो वृक्क यानी किडनियाँ हैं। हमारे शरीर का रक्त इन रक्त वाहिनियों द्वारा इन किडनियों में जाता है। बच्चों, यह किडनी की बाह्य संरचना है तथा यह आंतरिक संरचना है। तो हमारे शरीर का रक्त इन किडनियों में जाता है, और किडनियों में उपस्थित रक्त में उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थ इन किडनियों द्वारा अंदर छान लिया जाता है। यानी उपयोगी पदार्थों को यह किडनी छानकर पुनः अवशोषित कर देती है तथा उस रक्त में से
अपशिष्ट पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में किडनी से बाहर मूत्रवाहिनी में निकाल देती है। बच्चों, कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटों में 1 से 1.8 लीटर मूत्र त्यागता है। एक स्वस्थ या वयस्क व्यक्ति 24 घंटों में 1 से 1.8 लीटर मूत्र अपने शरीर से बाहर निकालता है या त्यागता है। बच्चों, हमारे इस मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यानी जो मूत्र हम बाहर निकालते हैं उस मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं। यानी हमारे वृक्क द्वारा रक्त में से इस जल, यूरिया व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम मूत्र के रूप में बाहर त्यागते हैं। बच्चों, जब किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है तो ऐसा किसी संक्रमण या चोट के कारण हो सकता है। यदि बच्चों किसी व्यक्ति को वृक्क का संक्रमण हो जाता है या चोट लग जाती है जिससे उनका यह वृक्क कार्य करना बंद कर देता है। बच्चों, यदि यह वृक्क कार्य करना बंद कर दे या अक्रिय हो जाए तो इस स्थिति में हमारे रक्त में यानी वृक्क में जाने वाले रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम होती है। यानी जिन व्यक्तियों की किडनियां खराब हो जाती है वह व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि यदि उनकी किडनियां ही खराब हो जाएगी तो वह अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार बाहर निकालेंगे। बच्चों, यदि वृक्क खराब हो जाते हैं तो डायलिसिस किया जाता है, उन वृक्कों का डायलिसिस किया जाता है। बच्चों, इस डायलिसिस में कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है, तो उससे उसके जीवन काल में वृद्धि संभव हो सकती है। यदि वृक्क खराब हो जाते हैं तो उन वृक्कों का डायलिसिस किया जाता है और डायलिसिस की स्थिति में कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है और इस प्रकार से रक्त को छानने की इस विधि को डायलिसिस कहते हैं। बच्चों, आप सभी गर्मियों के समय अनुभव करते हैं कि गर्मियों में हम सभी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और कभी कभी तो पसीना इतना ज़्यादा आता है कि हमारे कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे भी दिखाई देते हैं। हमारा यह पसीना जल और लवण से मिलकर बना हुआ होता है, यानी पसीने में जल और लवण उपस्थित होते हैं। इसीलिए बच्चों, गर्मियों के समय हम देखते हैं कि हमारे कपड़े पूरी तरह से गीले हो जाते हैं तथा कभी कभी कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे भी दिखाई देते हैं। विशेषकर सफ़ेद धब्बे उस स्थानों पर दिखाई देते हैं जहाँ पर पसीना अधिक आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवण के कारण बनते हैं। हमारे पसीने में जल तथा लवण दोनों उपस्थित होते हैं, इसीलिए जब पसीना आता है तो हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, वह कपड़ों पर एक सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं और यह धब्बे पसीने में उपस्थित लवण के कारण दिखाई देते हैं। बच्चों, यह पसीना किस तरह आता है? हमें यह पसीना हमारी त्वचा द्वारा यह पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है। बच्चों, आप सभी जानते हो कि हम गर्मियों में ठंडा पानी पीने के लिए इस प्रकार के मटकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन मटकों में पानी ठंडा रहता है, इसलिए हम गर्मियों में
ठंडा पानी पीने के लिए इस प्रकार के मटकों का उपयोग करते हैं। बच्चों, यह मटके मिट्टी से बने हुए होते हैं और यह मटके मिट्टी से बने हुए होने के कारण इन मटकों में बाहर की ओर छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं। मिट्टी से बने होने के कारण इन मटकों में छेद पाए जाते हैं, छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। बच्चों, मटकों के अंदर का पानी रिस कर बाहर इन छेदों में आ जाता है। मटकों के अंदर का जो पानी होता है वह रिस कर बाहर इन छेदों में आ जाता है और बाहर यह पानी जब छेदों में आता है तो यह पानी वाष्पित होता है, तो मटके में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। जब मटके के अंदर का पानी इन छेदों में बाहर की ओर आएगा तब यह पानी वाष्पित हो जाएगा और मटके के अंदर बचा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार की क्रिया हमारे शरीर में पसीने की होती है। हमारी त्वचा पर भी छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों की सहायता से ही हमारे शरीर में उपस्थित लवण युक्त जल इन छेदों द्वारा हमारे शरीर से बाहर आता है और जब यह पसीने के रूप में यह लवण युक्त जल हमारी त्वचा पर उपस्थित छेदों द्वारा हमारे शरीर से बाहर आता है। जब यह पसीना बाहर आता है तो हमारा शरीर ठंडा होता है, यानी पसीना हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। तो बच्चों, आज हमने मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा। हम अपने अगली वीडियो में पादपों में पदार्थों के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे।